हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। देखिए, हम पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोपण के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिए, हमने पादपों में जल अवशोषण की जो क्रिया है ये कैसे होती है। पादपों में जल अनिवार्य होता है। पादप की सभी जैविक क्रियाओं के लिए जल का होना बहुत ही आवश्यक होता है। जल के बिना पौधे अपनी वृद्धि और विकास नहीं कर पाते। ठीक है, ये जल पौधे मृदा से अवशोषित करते हैं और मृदा के अंदर जल का मुख्य जो स्रोत होता है वह है बरसात का जल। ये बरसात का जल मृदा के अंदर कई रूपों में होता है, लेकिन केशिका जल अर्थात कैपिलरी वाटर ये मृदा के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं उनके बीच में जो भरा हुआ जल होता है वो कहलाता है केशिका जल, और पौधे जो है वो इसी जल का अवशोषण करते हैं। अर्थात ये ऐसा जल है जो पादपों के अवशोषण के लिए उपयुक्त होता है। पादपों में इस केशिका जल को अवशोषित करने के लिए जो उच्च वर्ग के पादप होते हैं, जिसमें टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन पादपों में जल के अवशोषण के लिए मूल तंत्र होता है, अर्थात रूट सिस्टम होता है, जिसे जड़ तंत्र कहते हैं। ये मूल तंत्र जड़ अर्थात मिट्टी के अंदर लगातार वृद्धि करती जाती है, और इस मूल तंत्र में भी इसका जो आगे का भाग है वह जल के अवशोषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। अब इस मूल तंत्र के भी अगर हम देखें तो इसमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है जो सबसे आगे की तरफ होता है जड़ के, उसे कहा जाता है मूल गोप क्षेत्र। यानी इसमें एक तो होता है मूल गोप क्षेत्र, रूट टिप क्षेत्र, जॉन। देखिए, ये जड़ की सुरक्षा करता है, जल के अवशोषण के लिए उपयुक्त नहीं होता है। दूसरा होता है विभजोतक क्षेत्र, मेरी स्टेम क्षेत्र। विभजोतक जो क्षेत्र होता है इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं और इनके द्वारा जल का अवशोषण नहीं होता है। इसके ऊपर दीर्घीकरण क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं, रिक्तिका का विकास हो जाता है, लेकिन जल के अवशोषण के लिए ये क्षेत्र भी उपयुक्त नहीं होता है। इसके बाद मूल रोम क्षेत्र आता है। ये वो क्षेत्र है जिसकी अधिचर्मी या मूलीय त्वचा से अति वृद्धि के रूप में मूल रोम निकले रहते हैं, और ये मूल रोम एक कोश की संरचना होती है, पतली भित्ति वाली होती है, और इन्हीं के द्वारा जल का अवशोषण होता है। तो इस मूल रोम क्षेत्र का जितना ज्यादा विस्तार होगा जल अवशोषण उतना ही अधिक होता है। अर्थात जल अवशोषण का क्षेत्र कौन सा है? मूल रोम क्षेत्र होता है। इसके ऊपर परिपक्वन क्षेत्र होता है।
देखिए, परिपक्वन क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं उन पर सुबेरिन यानी भित्ति पर सुबेरिन का जमाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये जल के लिए अपारगम हो जाने के कारण इस क्षेत्र की कोशिकाएं जल का अवशोषण नहीं करती। तो ध्यान रखिएगा कि ये मूल रोम जो क्षेत्र है ये जल अवशोषण के लिए उपयुक्त होता है। तो पादपों में जल अवशोषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है मूल रोम क्षेत्र। अब बात आती है कि देखिए, ये जो जल अवशोषण का जो कार्य ये किस तरीके से होता है। तो इस मूल के द्वारा जल अवशोषण की जो क्रिया विधि है ये इसे कह सकते हैं पादपों में जल अवशोषण की क्रिया विधि। देखिए, ये क्रिया विधि दो प्रकार से होती है। एक तो होता है निष्क्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण का अर्थ है कि इस प्रकार के जल अवशोषण में किसी भी प्रकार से जड़ को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है और ना ही किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा खर्च होती है। अर्थात जल अपने आप ही मृदा विलयन से जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार के अवशोषण की जो क्रिया है इसमें जड़ केवल एक माध्यम का कार्य करती है, यानी जड़ सक्रिय भूमिका निभाती नहीं है। तो निष्क्रिय जल अवशोषण मुख्य रूप से बाष्पोत्सर्जन की जो दर है जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है अवशोषण का मान भी उतना बढ़ता जाता है और इस प्रकार का अवशोषण ही पादपों में मुख्य रूप से पाया जाता है। यानी 96 से 98% पादपों में जल का यानी टोटल जो अवशोषण है उसका 96 से 98% अवशोषण निष्क्रिय विधि के द्वारा होता है। अब देखिए, निष्क्रिय में भी दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो होता है बिना परासरण क्रिया के द्वारा और एक होता है परासरण क्रिया। परासरण क्रिया में तो जल की सांद्रता अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है और निष्क्रिय में इस प्रकार का यानी एक प्रकार से अपरासरणीय में इस तरह से नहीं होता है, अपने आप जल प्रवेश कर जाता है। एक होता है सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण, ये सक्रिय जल अवशोषण इसमें एक प्रकार से जल को कार्य करना पड़ता है और जड़ जब कार्य करती है, जड़ को जब कार्य करना पड़ेगा तो उसमें ऊर्जा भी खर्च होती है। यानी जड़ के अंदर जो उपापचय क्रिया होती है उसमें जो ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है उस ऊर्जा का उपयोग होता है। तो ऐसा जल अवशोषण सक्रिय जल अवशोषण कहलाता है और ये बहुत कम होता है। ये उसी कंडीशंस में होता है जब बाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा के द्वारा यानी एक प्रकार से सक्रिय अवस्था में जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये बात मैंने रिपीट की है जो कि आपको याद भी होगी। और अब हम एक बात जो कि ये जल अवशोषण की जो क्रिया है इस क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, क्योंकि कई बार मेजर प्रश्न के रूप में पूछा गया कि निष्क्रिय और सक्रिय जल अवशोषण में अंतर बताते हुए अवशोषण की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक, इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। मेजर प्रश्न आता है, 3 नंबर का आता है और बहुत ही सीधा है। जल अवशोषण
अवशोषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। पादपों में जल अवशोषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, इन कारकों को हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो होते हैं बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर, और दूसरे हम बांटते हैं आंतरिक कारक। बाह्य कारक और आंतरिक कारक दो है। अब देखिए, बाह्य कारक जो है ये ऐसे कारक होते हैं जिनका संबंध जो है वातावरण से होता है, ना कि पादप की आंतरिक संरचना से होता है। अब देखिए, बाह्य कारकों में सबसे पहला है प्राप्य मृदा जल। पहला है प्राप्य मृदा जल का मतलब होता है मृदा में उपस्थित जल की मात्रा। देखिए, ये अगर पादप मिट्टी मृदा के अंदर जल की मात्रा अगर अपेक्षा से ज्यादा है या अपेक्षा से कम है, तो दोनों ही स्थितियों में जल अवशोषण की दर में कमी आ जाती है। यानी अगर जल की मात्रा ज्यादा है तो मृदा जलाक्रांत हो जाती है, अर्थात जड़ें श्वसन नहीं कर पाती। और अगर जल की मात्रा कम है तो ऐसी स्थिति में जल का अवशोषण स्वतः ही कम होता है। देखिए, एक आदर्श रूप में अगर देखें तो मिट्टी के अंदर जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए जो वाष्प जल के अवशोषण के लिए उपयुक्त होती है। तो ये एक होती है मृदा की जल धारण क्षमता। मृदा की जल धारण क्षमता। देखिए, मृदा की जल धारण क्षमता का मतलब होता है कि जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल मिट्टी में से नीचे निकल जाता है और जो शेष जल मृदा के अंदर बचता है वो कहलाता है जल धारण क्षमता, मृदा की जल धारण क्षमता। तो अगर जल धारण क्षमता के एवरेज में है तो अवशोषण अधिक होगा। दूसरा, इसके अलावा इसमें एक होती है स्थायी मेलानी प्रतिशतता। देखिए, मिट्टी के अंदर जल की वह मात्रा जिसके कारण पौधे पहली बार मुरझाने लगते हैं, तो वो उस मृदा की स्थायी मेलानी प्रतिशतता कहलाती है। तो ये दोनों के संतुलन में हो, मृदा की जल धारण क्षमता आदर्श परिस्थिति में हो और स्थायी मेलानी प्रतिशत भी एक संतुलित अवस्था में हो, तो जल का अवशोषण होगा। और अगर इस मृदा में जल की मात्रा कम है या ज्यादा है तो अवशोषण की दर में कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये पहला कार्य है प्राप्त मृदा जल, जो इस बात को निर्भर करता, इस बात को प्रभावित करता है कि जल का अवशोषण कितना होगा। ठीक है, अब दूसरा बाह्य कारक जो है वो है मृदा वायु। देखिए, मृदा के अंदर वायु होती है जिसे हम कह सकते हैं मृदा वातन। अगर मृदा में वायु की पर्याप्त उपस्थिति होगी तो जड़ों की कोशिकाओं को, जड़ों में मूलराम होता है और मूलराम की जो कोशिकाएं हैं वो पर्याप्त रूप से श्वसन कर पाएंगी और जल का अवशोषण हो पाएगा। तो एक प्रकार से मृदा में वायु का होना भी आवश्यक होता है। आप देखिए, अगर मैंग्रोव वनस्पति जो होती है उसमें क्या होता है, मृदा से वायु निकल जाती है और उसमें अतिरिक्त जल की उपस्थिति होने की वजह से ऐसे पौधों की जड़ें
श्वसन क्रिया करने के लिए भूमि से बाहर ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति करके न्यूमेटाफोर बना लेती है और फिर वो जल का यानी फिर वो वायु का आदान प्रदान करती है। ठीक है, तो मृदा के अंदर वायु का होना बहुत आवश्यक होता है और ये अगर पर्याप्त है तो अवशोषण भी पर्याप्त होगा। तीसरा है मृदा का तापमान। देखिए, मृदा का तापमान ये भी पादपों में जल अवशोषण की दर को प्रभावित करता है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा अगर तापमान है तो अवशोषण की दर कम हो जाती है और अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान है तो भी जल अवशोषण की दर कम हो जाती है। तो कह सकते हैं कि अनुकूलतम जो है 20 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर पादपों में जल के अवशोषण की क्रिया सही प्रकार से होती है। ठीक है, अब आता है मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा विलयन की सांद्रता। देखिए, मृदा विलयन की सांद्रता, मृदा के अंदर जल होता है और जल के अंदर, देखिए मृदा जल, जल अकेला तो नहीं होता, इसमें खनिज लवण भी होते हैं, खनिज लवण, तो ये मिलकर के बन जाता है मृदा विलयन। अब इस मृदा विलयन में अगर खनिज लवणों की सांद्रता ज्यादा होगी तो मृदा विलयन कैसा होगा? सांद्र होगा। ऐसी स्थिति में जल के अवशोषण की दर कम होगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर पानी बहुत ज्यादा लवणीय है, खारा है, तो ऐसी स्थिति में पौधे जल का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि अगर किसी पौधे को सुखाना है, यानी उसको एक वृद्धि करने से रोकना है, तो उसकी जड़ों के आसपास चीनी का घोल या नमक का घोल अगर डाल दें तो वो जल के अवशोषण की दर उससे कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में पादप जल के अभाव में स्वतः ही धीरे धीरे सूखने लग जाता है। तो यहां हम ध्यान रखें, मृदा विलयन में लवणों की सांद्रता अगर जरूरत से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में जल का अवशोषण भी कम होगा, और अगर जल की उपस्थिति ज्यादा है, सांद्रता कम है, तो अवशोषण ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो थे बाह्य कारक, अर्थात जिनका संबंध जलवायु या वातावरण से है। पादप की आंतरिक संरचना से इनका कोई संबंध नहीं है। अब आता है आंतरिक कारक। देखिए, पादपों में जल के अवशोषण का जो कार्य है, ये जितना बाह्य कारक प्रभावित करते हैं उतना आंतरिक कारक भी प्रभावित करते हैं। अर्थात पादप के अंदर किस प्रकार की स्थिति है, यानी क्रियाएं किस प्रकार से चल रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर पादप में आंतरिक क्रियाएं अगर ठीक नहीं चल रही है तो जल का अवशोषण नहीं हो पाएगा। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें आंतरिक कारकों में, तो हम बात करें बाष्पोत्सर्जन की। बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। देखिए, पादपों में बाष्पोत्सर्जन की दर जितनी ज्यादा होती है, जल अवशोषण की दर भी उतनी ही होती है। और हम पहले भी इस बारे में बता चुके हैं कि जो पादपों में जल अवशोषण की जो क्रिया है, विशेषकर निष्क्रिय जल अवशोषण, तो वो निष्क्रिय जल अवशोषण किस पर निर्भर करता है? बाष्पोत्सर्जन की दर पर निर्भर करता है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में वातावरण में तापमान ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में पत्तियों के रंध्रों के द्वारा जल बाष्प बन करके वातावरण में बहुत ज्यादा विसरित होता है, अर्थात बाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में पौधे के अंदर जल के अवशोषण की दर भी अधिक होती है। और यही कारण है
कि गर्मी के दिनों में हमें पेड़ों में पानी ज़्यादा डालना होता है। अगर हम नहीं डालते तो ऐसी स्थिति में जल के अभाव में पादप सूख जाते हैं, यानी मिलानी आ जाती है। मिलानी मतलब मुरझा जाते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन की जितनी ज़्यादा दर होगी, जल के अवशोषण की दर भी उसी के अनुरूप होगी। अगर हम कहें समानुपाती होगी तो भी बात ठीक है। जैसे जैसे बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, जल अवशोषण की दर बढ़ती है। सर्दी के दिनों में बाष्पोत्सर्जन की दर कम होने की वजह से जल के अवशोषण की दर भी कम होती है। और कई बार तो इतना जल का अवशोषण हो जाता है कि बाष्पोत्सर्जन हो नहीं रहा होता है तो बिंदु स्राव की क्रिया होने लग जाती है। ठीक है, तो ये दूसरा है उपापचय क्रियाएं। उपापचय क्रिया, देखिए उपापचय क्रियाओं का मतलब होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। पादप में कोशिकाएं हैं, विशेष रूप से जल के अवशोषण का कार्य जो किया जाता है वो मूल रोम के द्वारा किया जाता है। अब मूल रोम एक कोशिका तो है ही, तो अगर उस कोशिका में उपापचय क्रिया की दर अगर अच्छी चलती है या यो कहे कि ठीक तेज प्रकार से तेज चल रही है, तो ऐसे ऊर्जा का निर्माण भी अधिक होगा। और ऊर्जा का निर्माण अगर अधिक होगा तो एक प्रकार से सक्रिय अवशोषण की दर में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात जल का अधिक मात्रा में अवशोषण होता है। तीसरा है मूल तंत्र का विकास। देखिए ये आप सब जानते हैं कि पादपों में जल का अवशोषण मूल तंत्र के द्वारा किया जाता है। अगर मूल तंत्र का विकास ही नहीं हुआ है, यानी पौधे के अंदर जड़ कम विकसित हुई है, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत ही मूल रोम विकसित हुए हैं, तो निश्चित रूप से जल का अवशोषण भी कम होगा। यूं कह सकते हैं कि मूल तंत्र में मूल रोमों की जो संख्या है या उसका जो मूल क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, जो कि मूल रोम क्षेत्र है, उस क्षेत्रफल में जितना ज्यादा क्षेत्र होगा जल के अवशोषण की दर भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अर्थात मूल तंत्र का विकसित होना जल के अवशोषण की दर को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से हम जल के अवशोषण की जो दर है उसको कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं, इस बारे में हमने पढ़ा। एक बार फिर सुन लीजिएगा कि इस कारकों को हम दो श्रेणी में बांट सकते हैं। एक तो बाह्य कारक जिसको एक्सटर्नल फैक्टर, और दूसरे हैं आंतरिक कारक जिनको हम इंटरनल फैक्टर कहते हैं। प्राप्त बाह्य कारकों में प्राप्त मृदा जल, मिट्टी के अंदर उपलब्ध जो जल की मात्रा है जो पौधे को उपलब्ध होती है वो प्राप्त मृदा जल कहलाती है। और यहाँ ये मात्रा होनी चाहिए एक तरह से जल धारण, मृदा की जल धारण क्षमता एवं स्थायी मिलानी प्रतिशतता के मध्य होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा है मृदा वायु। मृदा के अंदर पर्याप्त वायु होनी चाहिए। अगर वायु होगी तो मृदा के अंदर जो जड़ है, जड़ की जो कोशिका है वो पर्याप्त शोषण करके अवशोषण का कार्य कर पाएंगी। तापमान, अगर ये तापमान बहुत ही कम है, 20 से नीचे है या 35 से ऊपर है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री, तो इन दोनों से कम या ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में तापमान का सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा अवशोषण की दर पर। तो यह जो अवशोषण का कार्य वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अनुकूलतम होता है। चौथा है मृदा विलयन की सांद्रता। अगर मृदा विलयन में लवणों की सांद्रता यानी जल की तुलना में ज्यादा है, मृदा के अंदर जो जल है उसमें लवण ज्यादा घुले हुए हैं, तो जल अवशोषण की दर कम होगी। ठीक है, तो ये तो थे बाह्य कारक। आंतरिक कारकों में बाष्पीकरण की दर जितनी ज्यादा होगी जल अवशोषण की दर उतनी ही अधिक होगी। उपापचय क्रिया की दर अगर सही है, जैसे मान लीजिए नई कोशिका है तो उसकी उपापचय क्रिया की दर ज्यादा होती है, जड़ें अगर पुरानी हो गई है तो उसकी उपापचय की दर कम हो जाएगी, अवशोषण की क्षेत्र कम हो जाएगा, तो उपापचय की दर से प्रभावित होती है। और मूल तंत्र का जितना ज्यादा विकास होगा, जड़ों की मूल जड़ें ज्यादा जितनी विकसित होंगी, जल का अवशोषण भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने
एक टॉपिक पूरा किया है, पादपों में जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें देखिए प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि पादपों में जल अवशोषण क्या है, या जल अवशोषण का अंग कौन सा है, या पादपों में कौन सा जल का अवशोषण होता है, किस भाग के द्वारा होता है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। या फिर एक प्रश्न दे दें कि एक पादप है जिसकी मृदा का तापमान बहुत ज़्यादा है, बताइए जल अवशोषण की दर कितनी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। इस तरह के प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं और आप इसमें से आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये इस पाठ का जो एक टॉपिक है यानी एक भाग है वो है पादपों में जल अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स, ये पूरा किया। अब ये जो जड़ों में जो जल आ गया है, ये जल पादप के सभी वायवीय भागों तक पहुंचना आवश्यक होता है, क्योंकि जड़ में ही थोड़ी रहना है पानी। अगर जड़ में ही रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि पानी को तो पादप के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाना है। जैसे पत्ती है, पुष्प है, फल है, यानी यूं कह सकते हैं कि कितनी भी ऊंचाई हो उसके शीर्ष वाले भाग तक जल का पहुंचना आवश्यक होता है, और उस क्रिया को रसारोहण क्रिया कहा जाता है। तो रसारोहण क्या है, रसारोहण का मार्ग क्या होता है, रसारोहण की क्रिया किस प्रकार से होती है, इस संबंध में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, और उनमें से सबसे सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, ये सारी बातें हम अगले लेसन में यानी अगले हमारे लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने पादपों में जल अवशोषण के क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। ठीक है, आप लोग देखिए क्लासें आपकी रेगुलर चल रही हैं और साथ के साथ याद भी करना आपको ज़रूरी है। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप बता सकते हैं, लेकिन आप रोज़ाना जिस तरीके से आप क्लासरूम में पढ़ते हैं उसी तरीके से वीडियो के माध्यम से भी आप पढ़ें और समझें। ठीक है, आज के लिए